जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा और स्वस्थ होंगे पहले के हैं जैसे। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर एक बार आ गए हैं वर्ग 10th के मैथ का अगला भाग लेकर के, जो कि हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का जो था प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4। प्रश्न संख्या क्या था? 1, 2, 3 और 4। ये क्या कहते हम लोग आसानी से इसको देखे थे और आसानी से सॉल्व भी किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 तक तो पढ़ लिए थे। ठीक है, 4 तक में उम्मीद करते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ भी होगा तो उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट करके ज़रूर हमसे संपर्क करें, कमेंट करें कि क्या दिक्कत कहाँ है, नहीं हो सकता है फिर अगले वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बना दिया जाए। तो चलिए इसको नज़रअंदाज करते हुए अब देखते हैं। अगर दिक्कत हुआ होगा कोई भी किसी को भी तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है नीचे में, उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके बाद है आप लोगों का HCF। ठीक है, HCF निकालने के लिए हम लोग सीख लिए थे प्रश्न संख्या 4 तक। आज हम लोग सीखने वाले हैं 5, 6, 7। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न है आप लोग का, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो एक चीज़ याद कीजिए, हम लोग नोट में लिखाए थे आप लोग को कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में 2 और 5 का होना क्या है जरूरी। क्या होना? 2 और 5 का होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए या किसी भी संख्या के इकाई स्थान में शून्य आने के लिए उसमें 2 और 5 का होना क्या है जरूरी है। ठीक है, ये हम लोग नोट में पहले लिखा चुके थे, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे वन का थ्योरी जो बता रहे थे तो उसमें नोट में लिखाए थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग का सवाल क्या है, तो चलिए देखिए 6 पर पावर n कर है। ठीक है, सवाल देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है 6 पर पावर n। चलिए हल लिख देते हैं, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। क्या कर रहा है? 6 पर पावर n कर रहा है, ज्ञात कीजिए मतलब जांच कीजिए कि शून्य समाप्त होगा या नहीं होगा। चलिए तो इसके लिए आसान भाषा में लोग कुछ नहीं करेंगे, करने क्या वाले हैं 6 का। देखिए n, तो n क्या कर रहा है? n बराबर क्या कर रहा है? प्राकृत संख्या। n क्या है? क्या देखिएगा स्पष्ट दिया हुआ हमारे सवाल में, n प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 कोई अंक आएगा। ठीक है चलिए 6 पावर n है तो 6 को हम लोग क्या सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर क्या n। तो किसको लिखे? 6 पावर n को। तो अगर भी मान लीजिए देखिए 2 गुना 3 6 हो गया, पावर n था उसको कुछ नहीं किया। इसको अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कहाँ से? घातांकीय नियम से। तो अब देखिए क्या होता है, तो किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, ना कि हम लोग पावर में पढ़े। पावर करने का मतलब क्या? घात। घात में तो घात से हमको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं कि घात में क्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, घात से किसी प्रकार का हम लोग को कोई लगाव नहीं रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देख रहे थे? 2 पावर n और 3 पावर n। ठीक है, तो अब बताइए इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2 और 5। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? जांच करने के लिए तो क्या लिखेंगे? अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या बोले? अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 हैं, लेकिन 2 और 5 का होना जरूरी है।
देखिए क्या लिखा है, यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, लेकिन 2 और 5 का दोनों का होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद अगला सवाल है। तो अगला सवाल आप लोग का देखिए प्रश्न संख्या भी है, इसमें अगर किसी को देखिए इसमें क्या लिखा है, शून्य पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, लेकिन 2 और 5 का होना जरूरी है, इसीलिए शून्य समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, तो कह रहा है व्याख्या कीजिए कि क्या कह रहा है, देखिए सवाल लिख देते हैं। प्रश्न संख्या चलिए अगला देखिए प्रश्न संख्या है आप लोग का, प्रश्न संख्या है 6। ठीक है, प्रश्न संख्या कितना है, 6। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कितना है, 6। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कर रहा है, तो व्याख्या कीजिए कि 6 गुना 11 गुना 13 अजोड़ 13 और एक और दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 अजोड़ क्या है 5। ठीक है, चलिए तो अब ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या, तो ये दोनों संख्या जो दिया है, ये दोनों को जांच कीजिए कि यह एक भाज्य संख्या है क्यों। तो सबसे पहली बात तो हम लोग जब इसका बेसिक देख रहे थे परिभाषा में, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या देखे थे, भाज्य संख्या क्या है ना, तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन हम लोग क्या देखे थे, तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन देखे थे कि वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अंक वाला 2 नहीं, 2 संख्या से अधिक हो। जैसे मान लीजिए 3 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुना 1, इसका 2 ही हुआ, लेकिन 6 का करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 1, इसमें कितना हुआ 3। ठीक है, ये वाला संख्या क्या बोले, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 संख्या से अधिक हो, तो 2 संख्या से अधिक होगा तो ये भाज्य संख्या होगा। तो याद रखिएगा मैथ के भाषा में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 से अधिक आएगा तो इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा जब 2 से अधिक आएगा तो वह संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या। या फिर भाज्य संख्या का दूसरा परिभाषा बताए थे, वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 तथा स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या, तो 1 तथा स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, तो अब इसी को हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ने वाले। ठीक है, चलिए तो जब बढ़ेंगे तो आगे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें देखिए 6 11 13 गुना, अब प्लस क्या है 13। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि तो ये बताइए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या होता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो कॉमन का मतलब होता है जो मेरे अंदर है वो सामने वाला का भी अंदर है। जैसे मान लीजिए छोटा उदाहरण लेते हैं, तो छोटा उदाहरण क्या लेते हैं, अगर दे मान लीजिए घर में किसी का उदाहरण, घर में देख सुने होंगे आप लोग, कहता कि अपने बेटे या बेटी का कोई माता पिता कहते हैं इसका नाक नाना पड़ गया दादा पड़ गया, इसका मतलब क्या है, ये नाक की बात अगर करेंगे तो नाक जो इसका जैसा है तो उसी तरह इसके नाना का भी होगा, तो इसका मतलब दोनों में क्या ये कॉमन है, कहते हैं ना दोनों में कॉमन ये। तो कुछ बातें दोस्तों में भी कहते हैं दोनों में, ये जो सोचता है ना वही वो भी सोचता है, जो ये सोच रहा है ना वही वो भी सोचता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ बात तो कॉमन है, क्या है, कुछ ना कुछ बात तो कॉमन है। ठीक है, तो वही कॉमन बार वही कॉमन चीज यहाँ भी आएगा। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अंक का बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कभी भी सवाल इस तरह का आता है ना, तो खास करके साबित करने वाला, मैथ में हम लोग साबित करने के लिए याद रखिएगा कभी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे किसका प्रयोग, क्या रखिएगा मैथ में जब भी करते तो हम सॉल्यूशन करके दिखा देना है। क्या देखिए मैथ कभी भी नहीं कहता कि भाषा में लिखो, मैथ कहता है देख लो अपने से, मैथ बोलता कम दिखाता ज़्यादा है। चलिए तो देखते हैं, तो अब क्या करते हैं, तो देखिए इसमें दोनों में क्या मिला है 13, तो बिल्कुल मिल रहा है। चलिए इसको किताब को रख देते हैं आसानी से 13। तो अब बताइए जब 13 मिल रहा था तो इसको कुछ किया नहीं, 6 गुना 11 गुना, अब 13 था इसके पास तो बेचारा के पास ले ले तो कुछ नहीं होता, क्या बचा के ले, यहाँ भी 13 था 1 ले ले तो क्या बचा 13 ले ले तो क्या बचा 1। तो चलिए यहाँ देखिए तो क्या आया 13 गुना 11 छा के 66, क्या आ रहा है 11 छा के 66। ठीक है, सवाल थोड़ा सा हमको डाउट बुझा रहा है, चलिए सॉरी, इसके 6 नहीं है 7 है। अगर 7 कितना आ जाएगा 77 गुना 1 77 प्लस 1। ठीक है, तो क्या आएगा 13 गुना 77 1 कितना 78, तो 13 कितना हो गया
78, ठीक है। चलिए तो फिर आगे देखिए इसमें क्या है। तो अब बताइए यह भाज्य संख्या है, तो बिल्कुल है। क्या लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्योंकि इसका क्या लिखें, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 1 के, देखिए क्या लिखे सीधा। चलिए इतना भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा लिखेंगे फिर आप लोग फंस जाइएगा, ठीक है। सीधा लिख देना है यह अभाज्य गुणनखंड, यह भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 संख्या से अधिक है, बस, ठीक है। ज़्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं, खाली लिख देना यह भाज्य संख्या है। अब क्यों है तो लिख देना है, तो क्या लिखना है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 संख्या से अधिक है, क्योंकि हम लिख रहे थे पूरा भाषा, इसलिए इतना लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है, तो देखिए तो इसमें क्या मिल रहा था 13, तो ले लिए। तो इसमें क्या मिल रहा है 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी। तो याद रखिएगा सबसे आसानी भाषा में समझने के लिए, तो जो मिल रहा होता है ना, तो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से ले लेंगे। जो मिल रहा होता है उसको क्या करेंगे, आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो जो मिल रहा है, तो मिल क्या रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 ले लिए। तो अब बताए बाकी किसी को कुछ किया क्या, नहीं, जो जैसे था वैसे ही छोड़ दिया अपन, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे, 7 गुने 6 गुने 5 को क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि ले चुके हैं इसको, गुना 3 गुना 2 गुने 1, और 5 के बदले क्या अपन, देखो अपन लोग क्या लिए थे, 5 के बदले 5 को तो बाहर निकाल चुके, तो अपन लोग को बचा क्या 1, ठीक है। चलो तो अब क्या लिखेंगे, जब ये पूरे का गुना करेंगे ना, तो याद रखिएगा ये आएगा 10 8, तो गुना 1, ठीक है। तो 5 गुने तो कितना हो जाएगा 1009। तो अब बताइए भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। तो क्या लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह क्या भाज्य संख्या है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई होगी, तो बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। तो अब किसी को दिक्कत नहीं हुई तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जब आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल आ जाता है आप लोग का प्रश्न संख्या, हम लोग देखिए प्रश्न संख्या 6 तक पढ़ लिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पढ़े, प्रश्न संख्या 6 तक पढ़ चुके हैं। अब आ गया हम लोग का प्रश्न संख्या 8, नहीं सॉरी, प्रश्न संख्या आ गया 7, ठीक है। अब प्रश्न संख्या क्या आ गया, क्योंकि प्रश्न संख्या 6 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए दिक्कत नहीं हुई है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो आगे देखने वाले हम लोग देखने वाले हैं क्या अपन लोग, देखो प्रश्न संख्या 7, ठीक है। चलिए अब इसको भी आसान भाषा में समझते हैं, ये तो सबसे आसान सवाल है जो आप लोग को पहले से ही पता है, ठीक है। चलिए तो एक बार पढ़ लेते क्या करें, तो क्या करें, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे, कितने मिनट लग रहे सोनिया को, 18 मिनट लग रहे, ठीक है। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही से प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान, देखिए कुछ बात इस तरह से, एक मान लीजिए ये क्या एक राउंड अप है, ठीक है। एक मान लीजिए एक चक्कर लगा रहे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए क्या सोनिया, एस मान लेते सोनिया को, और इसको क्या मान लेते रवि, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। क्या बोले, एक ही स्थान से दोनों क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते, चक्कर लगाना, ठीक है। वृत्ताकार पथ है जो हम लोग ओवल बना दिए, वलयाकार ऐसा नहीं होता है। तो अब देखिए क्या करे, सोनिया जो ले रहे हैं 18 मिनट ले रहे हैं, और यही चीज़ ये 12 मिनट ले रहे, कितने मिनट, ये 18 मिनट ले रही है, ये 12 मिनट। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि पहले सोनिया यहाँ पर पहुँचेगी या पहले रवि, पहले सोनिया पहुँचेगी या पहले रवि, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूजन कर जाइएगा। कैसे कन्फ्यूजन कीजिएगा, तो देखिए समझते हैं, ठीक है। अब क्या समझते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूजन ये कीजिएगा, तो कहिएगा सर तो पहले सोनिया 18 मिनट ले रहा है, तो पहले सोनिया ही ना पहुंचेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये बताइए, अगर मान लीजिए आपको
ए से बी तक जाना है, ठीक है। आपको मात्र 12 मिनट लग रहे हैं, आप पहले, उसके बाद एक और व्यक्ति है वो भी ए से बी तक जा रहा है, उसको 18 मिनट लग रहा है। कहाँ तक? 18 मिनट। तो पहले कौन पहुंचेगा? तो पहले तो आप पहुंचिएगा ना, क्योंकि आप कम समय ले, आप पहले पहुंच गए। ये ज़्यादा समय ले रहे, इसका मतलब क्या? धीरे धीरे चल रहा है ना। अब हाँ, पहुंचना तो सबको है, दो पहले ये पहुंचोगे, उसके बाद ये। अब बोलेंगे कौन सब, किसका सबसे ज़्यादा चाल अधिक है? चाल कहने का मतलब कौन तेजी तेजी में जा रहा है, जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के? सोनिया, रवि या सोनिया? तो अब बोलिएंगे तो आप लोग को देखेंगे समय के अनुसार, कहेंगे नहीं सर तो सोनिया होगा। नहीं, बिल्कुल वो गलत है। तो होगा कौन? तो होगा रवि। क्यों होगा? क्योंकि कम समय ले रहा है, दूरी ज़्यादा तय कर रहा है। तो याद रखिएगा, इस तरह का सवाल आगे भी आएगा हम लोग को, अपन लोग को जब आएगा तो उसमें सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब कभी कोई भी व्यक्ति अगर कम समय ले रहा है तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। याद रखिएगा, क्या बोले? कम समय लेगा तो दूरी क्या करेगा? ज़्यादा तय करेगा, ठीक है। कम समय लेगा तो कितना दूरी करेगा? ज़्यादा तय करेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब सवाल ले लेते हैं, तो क्या कर रहे हैं? सोनिया और रवि। याद रखिएगा, दोनों का क्या निकालना है? तो अब एक साथ कर फिर दौड़ना स्टार्ट किया तो आगे पीछे हो गया ना। अब कर फिर पुनः एक स्थान पर कब आएगा? कितने मिनट बाद आएगा, ठीक है। चलिए, जब कितने मिनट बाद की बात चल रही है तो इसको हम लोग देखते हैं बिना देर के हुए, जिसमें कि कोई खास है नहीं। तो चलिए, याद रखें, मिलने की बात करेगा ना, तो मिलने का बात करेगा तो आंख बंद करके हम लोग को क्या निकाल देना है? तो याद रखिएगा, निकालना क्या है? तो निकालिएगा लॉस, अर्थात HCF। कितने बार में? 9 बार में। कितने? 6। ये देखिए, ये तरीका आप लोग को पहले से ही पता होगा, इसलिए हम यही तरीका को बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अपने तरीका से बनाते। अब ये तरीका बनाने का एक ही पर्पस है, आप लोग को ये तरीका बनाने का सबसे पहले से ही पता है, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, तो बाद में क्या था? अब इसका क्या निकालना? अतः लिखेंगे, तो बोलिए HCF कितना कितना निकल जाएगा? LCM निकालना है ना, तो LCM कितना? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, तो कितना आ जाएगा? 2 3 9 6 9 18 2 36। तो अब बताइए क्या करा? दोनों में कब मिलेंगे, है ना। सवाल देख लेते हैं अपन लोग। देखिए, सवाल क्या कह रहा था? दोनों एक स्थान तो एक ही स्थान चलना प्रारंभ करता है, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो क्या लिखेंगे? अतः यह दोनों अब कितने मिनट बाद आया? 36 मिनट। अतः अब यह 36, अतः दोनों यह दोनों अब 36, यह दोनों अब 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं? तो यह आज आप लोगों का क्या हुआ? प्रश्नावली 1.2 क्या हो चुका है? कंप्लीट, ठीक है। तो 1.2 हो गया क्या? पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। चलिए, ठीक है। आज हम लोग फिर एक एक गोल पूरा कर चुके हैं, प्रश्नावली 1.2 पढ़ लिए, बिल्कुल ये आसान भाषा में, ठीक है। चलिए, तो अब आगे पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम लोग प्रमेय पढ़ लेते हैं, फिर अगले क्लास में जो है इसकी प्रश्नावली की जो भी सवाल आएगा वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो प्रमेय है तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व तो नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सॉल्व कर तो देंगे, लेकिन आप लोग को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आवश्यकता नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या? पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ प्रमेय जो आया है तो प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रमेय आया है 1.4 और 3। चलिए, प्रमेय क्या है 1.3? तो उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1.4 प्रमेय देखेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा नोक देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो प्रमेय क्या कह रहा है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रमेय क्या कह रहा है? तो कह रहा है क्या? तो मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या। क्या कर? मान लीजिए P एक कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग पहले से ही जानकार हैं इसके बारे में और बता भी चुके हैं हम। मान लीजिए P एक क्या अभाज्य संख्या है? क्या है? P अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बारीकी से समझेंगे उसको।
क्योंकि हम लोग को जब सवाल आएगा ना प्रश्नावली का उसमें काम आने वाले पढ़ में। तो मान लीजिए पी एक क्या अभाज्य संख्या, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती हैं, क्या करती हैं, विभाजित करती हैं, तो पी ए को, तो पी ए को भी, तो पी ए को भी विभाजित करेगी। क्या बोले, पी ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, जहां ए क्या कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां ए कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए तो अब क्या करते हैं अपन लोग, समझते हैं आगे। तो अब ये कथन क्या कह रहा था, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा था, पी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। पी क्या कह रहा था, एक अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा था, पी मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है जब पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या समझने वाले हैं, ध्यान दीजिए। क्या लिखे, पी, जैसे मान लीजिए 9 पी ए स्क्वायर को, किसको, ये इसको कर रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर को विभाजित कौन कर रहा है, चलिए शॉर्ट में लिख दो, कौन करता है, पी जो ए स्क्वायर को, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए 3 का स्क्वायर और यहाँ मान लीजिए क्या है 3, कोई मान लीजिए, मान लेते 3 ही मान लेते हैं, क्योंकि विभाजित करने का बात है। विभाजित करने का मतलब है ये पूरा पूरी भाग लगेगा, ठीक है। क्या बोले, विभाजित करने का मतलब क्या, पूरा पूरी भाग लगेगा, ठीक है। चलिए तो अपन लोग अब समझते हैं क्या है। तो देखिए 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 त्या कितना आएगा, 9, और 3, ये 3 से जब इसमें भाग देंगे तो देखिए देख लेते हैं, 3 तिया 9, तो देखिए कितने बार में 3। तो इसका मतलब, इसका कथन ये ना था, पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अर्थात कोई भी संख्या अगर मान लीजिए तभी विभाजित होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड उसी संख्या का ऊपर या नीचे होगा तब, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी सेम चीज़ है। तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर को 3 विभाजित, जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर कितना ये, तो अब उसके बाद कह रहा है, तो इसका मतलब जब मान लीजिए ये संख्या का जब सिंपल उपलिचा लिखे तो विभाजित हुआ, तो अब यही अगर मान लीजिए दूसरा क्या है, ए पी को विभाजित, पी एक ए जो है ए स्क्वायर पी को विभाजित कर, ए स्क्वायर को पी विभाजित करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ए को पी विभाजित करेगी। तो कहने का मतलब क्या, 9 सिंपल संख्या ले ले, मान लिए 3 तिया 9, कितने बार में, 3 बार। तो कहने का मतलब ये कोई भी स्क्वायर वाला संख्या लेते हैं ना, कोई भी स्क्वायर वाला संख्या लेंगे, अगर वो विभाजित होगा तो इसका मतलब वह संख्या जो उसका साधारण रूप जो होगा वह विभाजित होगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे प्रमेय 1.4 जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड के एग्जाम के व्यू से, ठीक है, जो कि सबसे अच्छे सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, तक पिछले क्लास जो आप लोग का एक वीडियो जो बीच में नहीं बन पाया था कल का, तो कुछ कारण बस कहीं गए हुए थे, इस कारण से नहीं बन पाया था, ठीक है। अब लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप लोग का वीडियो अपलोड होते रहेगा। फिर हो सकता है कल आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो, ठीक है, लेकिन अब परसों से होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं कल।